आयोजित कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित बंगाल विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, श्री तथागत रॉय जी, पूर्व राज्यपाल त्रिपुरा, जिनके निमंत्रण पर आज मैं यहाँ पर आया हूँ, ऐसे मेरे मित्र श्रीमान स्वपन दास गुप्ता जी, बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री सुकांत मजमूदार जी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष सरकार जी, श्रीमती लॉकेट चैटर्जी जी, सांसद महोदया और श्री शिशिर बजोरिया जी। और आज इस सभागार में कवि गुरु रविंद्रनाथ को याद करने के लिए उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। एक 162वीं रविंद्र जयंती न केवल इस सभागार में बैठे हुए लोग, न केवल बंगाल, न केवल भारत, समग्र विश्व के अंदर मुक्त विचार और कला के क्षेत्र का सम्मान करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की जन्म जयंती पर इकट्ठा हुए हैं जिसके लिए महामानव शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है। अनेक मायनों में बारीकी से कवि गुरु के योगदान को देखे तो साच अर्थ में वो विश्व मानव थे। उनका योगदान केवल देश के लिए नहीं, केवल कला के लिए नहीं, विश्व के अनेक क्षेत्रों में उनका योगदान बहुत बड़ा था। कवि गुरु को याद करना, उनके बारे में शब्दों में बोलना बहुत कठिन है, क्योंकि उनका जीवन इतने सारे आयामों में योगदान से भरा हुआ है। साथ अर्थ में एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे। और कवि गुरु रविंद्रनाथ जी के बारे में आज मुझे बोलने के लिए स्वपन दास जी ने यहाँ बुलाया है। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, इसलिए मैं स्वपन दास जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कला के क्षेत्र की बात करें तो साहित्य में गद्य, पद्य, चित्र, संगीत, नाटक, निबंध, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर कवि गुरु ने अपनी अमिट छाप नहीं छोड़ी। कला की अभिव्यक्ति को कोई बंधन नहीं होना चाहिए। कलाकार का विचार और कला की अभिव्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होनी चाहिए। ये विचार के आधार पर ही उन्होंने कला में अपना योगदान दिया। कई क्षेत्रों को छूते हुए उन्होंने कई सारे नए आयाम गढ़ने का भी काम किया। आजादी के आंदोलन के राजनीति में न होने के बावजूद भी वो आजादी के आंदोलन के हर नेता के प्रेरणा स्रोत कवि गुरु रविंद्रनाथ है। और भारत की कला जगत के विश्व में अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम आज तक कोई बना तो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। पहली बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने का सम्मान भी कवि गुरु के खाते में ही जाता है। और दो देशों के राष्ट्रगान का रचयिता होने का सम्मान समग्र विश्व में किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी, सुभाष बाबू, आइंस्टाइन, ऐसे कई सारे क्षेत्रों में योगदान करने वाले लोगों के साथ इनका आत्मीय परिचय रहा।
उन्होंने कई सारे क्षेत्रों में योगदान करने वालों को प्रेरणा भी दी और उनके प्रेरणा स्रोत बनी। शांति निकेतन की स्थापना इस शिक्षा को नए आयाम देने वाला कवि गुरु का शिक्षा के क्षेत्र में अमिट योगदान देने वाला एक योगदान है। और शिक्षा अंग्रेजों ने यहां शुरू की हुई शिक्षा नहीं, रटे रटाए कोर्स के माध्यम पर रटी रटाई परीक्षा देकर मार्क्स लेने वाली शिक्षा नहीं, शिक्षार्थी के अंदर पड़ी हुई सारी क्षमताओं को अनंत आकाश तक की ऊंचाइयों तक ले जाने की शिक्षा का शांति निकेतन में शुरुआत कवि गुरु ने किया। और ये हम सब के लिए ये प्रयोग जो है शिक्षा का वो संभाल कर रखने जैसा है और उसको समग्र विश्व के सामने रखने। ब्रह्मो समाज का उपनिषद का संदेश को भी उन्होंने बलपूर्वक समाज के अंदर प्रस्तापित करने का प्रयास किया। एक मायनों में देखें तो भारत की आत्मा का दुनिया को परिचय कराने का काम अगर किसी ने किया है तो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। दुनिया को भारत का परिचय और भारत की आत्मा का परिचय कराने का काम कवि गुरु ने अपने जीवन के इतने लंबे काल के अंदर किया। कवि गुरु के जीवन की शुरुआत के बारे में मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहता, परंतु गुरुदेव ने होमवर्क के दिनों के लिए जो लिखा है इसको जरूर मैं कहना चाहता हूं। इससे इनके विचारों के गहराइयों को हम पा पाएंगे। छोटी मोटी चिड़िया कितनी खुशकिस्मत है कि अपने माता पिता शाम को दिया बाती नहीं जलाते, उन्हें अपना पाठ केवल सवेरे याद करना पड़ता है और वे सब कितने उल्लास से उनको याद करते हैं। किस प्रकार के शिक्षा के लिए उनके विचार था, ये इसकी अभिव्यक्ति ये चंद लाइनों के अंदर उन्होंने की है। कवि गुरु का गुजरात के साथ भी बहुत गहरा रिश्ता, गुजरात और गुजरात के साहित्य के साथ भी बहुत गहरा रिश्ता रहा। गुरुदेव की अनेक रचनाएं, कविताएं गुजरात में भाषांतरित भी हुई और 17 साल की उम्र में ही गुरुदेव ने अहमदाबाद का प्रवास किया। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी गुजरात के अहमदाबाद के कमिश्नर थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी ने ही बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य और तुकाराम के अभंग कविताओं का बंगाली में अनुवाद कर बंगाल को महाराष्ट्र के साहित्य के साथ जोड़ने का बहुत बड़ा प्रयास है। अहमदाबाद की चर्चा करते हुए कवि गुरु ने लिखा है, अहमदाबाद में मैंने पहली बार अनुभव किया कि इतिहास ठहर गया है और उसने अपने चेहरे को ऐश्वर्यपूर्ण अतीत की ओर घुमा दिया है। जिस प्रकार का अंग्रेजी शासन में अहमदाबाद का स्थिति हुआ था, इसकी वेदना की अभिव्यक्ति गुरुदेव ने यहाँ पर की थी और आज भी सारे गुजरातियों को अहमदाबाद की वेदना की अभिव्यक्ति के लिए कवि गुरु को हमेशा याद करती है। कवि गुरु के जीवन में ढेर सारे लोगों के साथ संपर्क भी आए, ढेर सारे लोगों को संकट के समय में और बहुत महत्वपूर्ण मौकों पर मार्गदर्शन करने का काम उन्होंने किया। अटल जी हमेशा कहा करते, वैचारिक मतभेद होना ठीक है परंतु मतभेद नहीं होना चाहिए। और कवि गुरु और गांधी जी दोनों के रिश्तों के अंदर ये विचार पूर्णतया हम व्याख्या ही कर सकते हैं। ढेर सारे गांधी जी के फैसलों के लिए उनके मतभेद, कभी असहयोग आंदोलन के बारे में उनके विचार अलग पड़े, कहीं सुभाष बाबू के कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बारे में उनके विचार अलग पड़े, परंतु दोनों का लक्ष्य था विचार अलग। और हमेशा ये दोनों महामानवों ने, गुरुदेव ने गांधी जी को महात्मा
और गांधी जी ने कवि गुरु को गुरुदेव कर समग्र विश्व के सामने, देश के सामने सम्मान के साथ रखने का काम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनको मिलने के लिए 2 बार शांति निकेतन गए। वर्ष 1939 में जब कांग्रेस से सुभाष बाबू को त्याग पत्र देना पड़ा, तब भी गुरुदेव ने बीच बचाव करने का प्रयास किया और हमेशा नेताजी ने इनकी परछाई, नेताजी के, गुरुदेव के विचारों की परछाई नेताजी के समग्र जीवन के कर्तृत्व के अंदर दिखाई पड़ी। गुरुदेव और जगदीश चंद्र बोस, उनके गहरे रिश्ते रहे। जगदीश चंद्र बोस जब हताश, उनकी वैज्ञानिक बुद्धि को कोई समझ नहीं पा रहा था, तो लंदन से एक चिट्ठी लिखकर उन्होंने अपनी हताशा को कवि गुरु के सामने प्रकट किया और कवि गुरु ने 1901 में बोस के वैज्ञानिक शोध कार्य के लिए त्रिपुरा के महाराज से उनको मदद कराकर वो क्रिटिकल टाइम में जगदीश चंद्र बोस को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी सहायता की। गुरुदेव और अल्बर्ट आइंस्टाइन के बीच में भी बहुत गहरे रिश्ते थे और जब गुरुदेव को मालूम पड़ा कि 1932 में जर्मनी छोड़कर आइंस्टाइन को जाना पड़ा, तो गुरुदेव ने शंघाई के एक पत्र में सार्वजनिक बयान जारी किया। मेरे मित्र आइंस्टाइन का जिस प्रकार से अपमान हुआ है, उसने आधुनिक सभ्यता संबंधी मेरे विचारों को बुरी तरह झंझोड़ कर रख लिया। जिस प्रकार से जर्मनी के अंदर व्यवस्था बनी, इसको बहुत कम शब्दों में इसका विरोध करने का काम गुरुदेव ने किया। गुरुदेव और साहित्य ये अपने आप में अलग हो ही नहीं सकते। हिंदी में एक कहावत है कि पुत्र के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं और गुरुदेव पर एक कहावत बहुत चरितार्थ होती है। गुरुदेव 8 साल की उम्र में ही अपनी पहली कविता लिखे और जो लिखने की परंपरा शुरू हुई वो उनकी मृत्यु शैया पर जाकर ही समाप्त। पूरा जीवन साहित्य के हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने सृजनात्मक रूप से अपना योगदान करते रहे। गुरुदेव के साहित्य के किरदार हमेशा आम जीवन से जुड़ी सभी पृष्ठभूमि के। कई बार इनके साहित्यों का अध्ययन करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि गर्भ श्रीमंत परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति किस प्रकार से बंगाल के आम जन की भावनाओं को समझा होगा, किस प्रकार से आम जन की भावनाओं को साहित्य में कंडारा होगा और कई पुरानी साहित्य की विधाओं को भी उन्होंने आगे बढ़ाया, चाहे वो दंत कथा है या पुराने किस्से। गुरुदेव ने व्यक्तिगत आजादी बनाम मुक्ति, इस बहस में भी बहुत अच्छे से हिस्सा लिया। भारतीय परंपरा में व्यक्तिगत आजादी के स्थान पर मुक्ति के महत्व को ज्यादा स्थान दिया गया। उन्होंने व्यक्तिगत आजादी के यूरोपीय सोच को नकारा। गुरुदेव कहते थे, मिट्टी से मुक्त हो जाना पेड़ के लिए आजादी नहीं होती है। वृक्ष का अस्तित्व तब तक ही रहता है जब तक वो मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। कोई वृक्ष मिट्टी से अलग होकर, मुक्त होकर कभी जी नहीं सकता। तो हमारी भारतीय विचारों की जड़ों को उन्होंने अपने तरीके से मजबूती देने का काम किया। मैं आज यहाँ आया हूँ तब एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कवि, आंदोलनकारी और शिक्षाविद के रूप में गुरुदेव को बहुत लोगों ने जाना होगा, परंतु सहकारिता क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। वर्ष 1913 में जब उनको नोबेल प्राइज दिया गया और नोबेल प्राइज के लिए जो कुछ भी राशि मिली, उस राशि को कृषि सहकारिता बैंक में उन्होंने निवेश कर सहकारिता बैंक का गठन अपने खानदानी जागीर वाले गांव पातीसर के थे। एक प्रकार से जमींदार फैमिली में जन्मे हुए एक व्यक्ति का ये विचार अपने आप में बहुत क्रांतिकारी विचार। गुरुदेव के जीवन पर पिता
परिवार और हिंदू परंपराओं का बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। अपनी मातृभाषा बांग्ला के शिक्षा पर उन्होंने बहुत बड़ा बल दिया था और गुरुदेव की हर रचना में भारतीय दर्शन और विचार पर बल दिया हुआ आपको हमेशा प्रतीत होगा। उनकी रचनाओं में भारत के अतीत से चुनी गई कहानियां, ऐतिहासिक घटनाएं, बौद्ध कथाएं और सिख योद्धाओं तक के उल्लेख गुरुदेव की रचनाओं में मिलते हैं। गुरुदेव ने हमेशा मातृभाषा में शिक्षा पर बहुत बल दिया। उन्होंने कहा था, जब एक बंगाली बालक को अंग्रेजी में पढ़ाया लिखाया जाता है तो भले ही उसका गला सज जाए, लेकिन वह वर्तनी और व्याकरण को लेकर बड़बड़ाता ही रहता है। ये वाक्य आज के शिक्षाविदों को बहुत गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा अपनी मातृभाषा में नहीं बोल सकता, मातृभाषा में पढ़ने की व्यवस्था उसको नहीं दे सकते, उसकी सोचने की, उसकी विचारने की और इसकी अनुसंधान करने की तीनों शक्तियों को हमको ठीक है। और इसीलिए गुरुदेव के विचार से ही प्रेरणा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें हमने मातृभाषा में शिक्षा पर बहुत बल दिया। और मैं मानता हूं कि गुरुदेव का इस शिक्षा के बारे में मूल विचार पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है। मित्रों, गुरुदेव का यह भी मानना था कि विदेशी शिक्षा और विश्वविद्यालय का गुणगान करना हमारी शिक्षा व्यवस्था का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने उस समय के शिक्षा संस्थानों पर एक टिप्पणी करते हुए लिखा था, हमारे देश की शैक्षणिक संस्थाएं मात्र ज्ञान का भिक्षा पात्र, ये हमारे राष्ट्रीय आत्मसम्मान का सर नीचा करती है और हमें इस बात के लिए उत्साहित करती है कि हम उधार लिए गए पंखों का मूर्खतापूर्ण और आडंबर युक्त प्रदर्शन करते हैं। और ये विचार उनका उस जमाने में बहुत क्रांतिकारी विचार था, जिसका शायद उस जमाने के बहुत सारे लोगों ने विरोध भी किया होगा। गुरुदेव और शांतिनिकेतन, मित्रों, आज मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ। मैं मेरे जीवन में 2 बार शांतिनिकेतन गया, मगर शांतिनिकेतन के बारे में मैंने खूब पढ़ा भी है और जानकारी भी प्राप्त की है। शांतिनिकेतन का प्रयोग इस समग्र विश्व के शिक्षाविदों के लिए अनुकरणीय है और शांतिनिकेतन का प्रयोग ही समग्र विश्व की शिक्षा को नया रास्ता दिखाने वाला है। भारत के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि शांतिनिकेतन के प्रयोग को और पुख्ता करे और मजबूत करे और विश्व के सामने हम रखने का प्रयास करें। गुरुदेव ने कहा था, विश्वविद्यालय महापुरुषों के निर्माण के कारखाने और अध्यापक उन्हें बनाने वाले कारीगर। विश्वविद्यालय एक माध्यम होना चाहिए जिसके द्वारा लोगों को अपने मस्तिष्क का धन दूसरों को वितरित करने में सहायता मिले। रटी रटाई शिक्षा के विपरीत उन्होंने शिक्षा का एक नया विचार उस वक्त के जमाने में रखा था और वो महात्मा गोखले का उस निवेदन का साक्ष्य है। महात्मा गोखले ने कहा था कि बंगाल जो सोचता है भारत और विश्व 50 या 100 साल के बाद करेगा। मैं आज भी मानता हूं कि शांतिनिकेतन का विचार न केवल भारत, समग्र विश्व के शिक्षाविदों के लिए ये प्रयोग समझकर अपने अपने क्षेत्र में अनुकरणीय। एक छोटे से विद्यालय के रूप में शांतिनिकेतन का विधिवत उद्घाटन 21 दिसंबर 1901 को जब उन्होंने किया, तब इतने बड़े व्यक्ति होने के बावजूद भी केवल 5 बंगाली छात्र इसके छात्र थे।
एक प्रयोग करते वक्त इनके मन में कितनी श्रद्धा होगी कि आगे जाकर ये प्रयोग न केवल देश, न केवल बंगाल, समग्र विश्व के शिक्षा जगत को बदलने वाला प्रयोग होने वाला है। और इससे भारत की अपनी शिक्षा, मूल्य और अस्मिता से युक्त कराने का एक प्रयोग साबित हुआ है, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विचार पद्धति से पुनर्जीवित करने का इससे सुंदर प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में कभी पर भी कहीं पर भी देखने को नहीं मिला है। गुरुदेव का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान बहुत बड़ा, और पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का आप अभ्यास करोगे तो दिखाई पड़ेगा कि राजनीतिक क्षेत्र में कहीं पर भी जुड़े बगैर समग्र आजादी के आंदोलन पर गुरुदेव टैगोर का बहुत बड़ी विचारों का असर देखने को मिलता है। उन्होंने भारत के स्वाधीन बनाने वाले सभी प्रयासों का समर्थन किया। अंग्रेजों ने 1898 में राजद्रोह विधेयक जब पारित किया, राष्ट्रवादी लोगों को विद्रोही बताने के लिए, इसके अंतर्गत जब बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर दिया गया और जिस दिन यह विधेयक कानून बन गया, कवि गुरु ने इस विवाद में उसी दिन कूद पड़े और अपना प्रसिद्ध आलेख क्रांति रोध कलकत्ता की एक सार्वजनिक सभा में पढ़कर अपना विरोध उन्होंने मुखर किया और समग्र देश के अंदर ये विरोध को वाचा मिली। बंग के समय भी गुरुदेव के विरोध में बंग की घटना को समग्र भारत के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया। देशभक्तिपूर्ण गीतों के गाने के अपराध में जब छात्रों को कॉलेज से निकाले जाने लगा, ऐसे छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ढेर सारे शिक्षाविदों को एकजुट करने का काम भी उन्होंने किया और एक परिषद का भी गठन किया। सुपरिचित दार्शनिक और क्रांतिकारी योगी अरविंद इसके प्रथम आचार्य बने। गुरुदेव और राष्ट्रगान, गुरुदेव एक ही व्यक्ति समग्र विश्व के अंदर ऐसे हैं जिनके लिखे हुए दो गीतों, दो राष्ट्रों के राष्ट्रगान होने का सम्मान मिला है, भारत और बांग्लादेश। और शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो अपने राष्ट्र की सीमाओं के ऊपर, राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं के ऊपर अपने साहित्य की इतनी अमिट छाप जिसने छोड़ी हुई। जब जलियांवाला कांड हुआ तब इसका भी मुखर कर विरोध किया और गुरुदेव ने भारत के गवर्नर जनरल को पत्र लिखा कि कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब सम्मानप्रद उपाधियां हमारी शर्म को लोगों के सामने बढ़ा देती है। और उन्होंने पत्र लिखकर नाइटहुड की उपाधि को लौटाने के लिए पत्र लिखा, मगर उसके बाद भी लोग उनको सर रविंद्रनाथ कहने से रुके नहीं, हालांकि गुरुदेव उसको पसंद नहीं करते थे। भारत के लोगों को विश्व में अपनी प्रतिभा का लोहा बनाने का सबसे पहले अगर स्वीकृति किसी को मिली तो गुरुदेव टैगोर को मिली। जब उनको नोबेल प्राइज मिला तब ढेर सारे लोगों के लिए आश्चर्य था कि एक व्यक्ति जो गोरा नहीं है इसको नोबेल प्राइज कैसे मिल सकता है। एक अमेरिकन अखबार ने उस वक्त कोट किया था कि साहित्य के लिए किसी हिंदू को नोबेल प्राइज मिलना कोकेशियन प्रजाति के लेखकों के लिए निराशा का कारण अवश्य बना है। उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिरकार यह सम्मान इस व्यक्ति को कैसे मिल गया जो कि गोरी चमड़ी वाला नहीं है। टोरंटो के द ग्लोब ने लिखा, पहली बार नोबेल पुरस्कार इस व्यक्ति को मिला है जिसको हम गोरा नहीं कह सकते। गुरुदेव के विचार, कवि गुरु के विचार आज भी सांप्रत भारत के लिए हमेशा के लिए मार्गदर्शक रहेंगे। आज राजनीति के अंदर जिस प्रकार की संकुचितता को हम हर जगह पे देखते हैं,
गुरुदेव का जो राजनीति के लिए, समाज जीवन के लिए, कला के लिए और राष्ट्र की भावनाओं के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए जो उन्मुक्त विचार था, इससे सुसंगत नहीं है। सभ्यता के संकट नामक उनके निबंध को अगर आप पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इनका विचार क्या था। और उन्होंने इसी निबंध के अंदर साहसपूर्ण शब्द थी से विश्व का राजनीति के बारे में अपना गहरा चिंतन व्यक्त किया था। मित्रों, आज मैं जब यहाँ आया हूँ तब गुरुदेव के बारे में ज्यादा शब्द कहना मेरे लिए संभव है, मगर उनके लिए मैं इतना ही कहता हूँ कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके व्यक्तित्व को और कर्तृत्व को अगर समझे तो कहा जाता है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। आज भी उनके विचार इतने ही प्रासंगिक है। आज भी सांप्रत समय में भी एक सदी के पहले जो विचार थे वो उतने ही प्रासंगिक है कि हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। न केवल बंगाल, न केवल भारत, समग्र विश्व की राजनीति, साहित्य, दर्शन और धर्म के अनेक प्रकार के पहलू को उन्होंने छूकर जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, ये समग्र विश्व की संपदा है, समग्र विश्व की पूंजी है और हर भारतीय को ये अपनी पूंजी पर और कवि गुरु के अपने योगदान, विश्व के विचारों को समृद्ध करने के योगदान पर हमेशा सम्मान रहेगा। आज मैं उनकी 162वीं जयंती पर, वैशाख के 25वें दिन पर मनपूर्वक उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके विचार हमेशा हमें प्रेरणा देते रहे और आज के समय में उनके विचारों के अनुरूप हर क्षेत्र में हम बदलाव कर पाए, यही ईश्वर प्रार्थना के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।